आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कल। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। 8 से 5 बजे तक वोटिंग का टाइम हुआ करता था, लेकिन अब 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद में बढ़ा दिया गया। अब आप सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं। कल के बाद फिर वोटिंग के लिए 5 साल बाद मौका मिलेगा विधानसभा चुनाव के लिए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक सही वोट न केवल योग्य उम्मीदवार को चुनेगा, बल्कि एक मजबूत सरकार के गठन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक वोट नहीं देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो राजनीति में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जरा याद कीजिए 1999 का दौर याद कीजिए। महज एक वोट से केंद्र में अटल बिहारी की गठबंधन की सरकार गिर गई थी। हालांकि उसमें जनता को वोट नहीं करना था, अंदर बैठे सांसदों को वोट करना था, लेकिन एक वोट की कीमत क्या है? केंद्र की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 2004 का जिक्र लीजिए। कर्नाटक में महज एक वोट से विधायक बनने से चूके थे जेडीएस के आर कृष्ण मूर्ति, और इसमें दिलचस्प बात यह रही कि छुट्टी नहीं मिलने से उनका ड्राइवर वोट कास्ट नहीं कर सकता था और नहीं कर सका था। जरा सोचिए, राजस्थान में भी ऐसा उदाहरण है। डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान में ऐसा उदाहरण है, जो कल्याण सिंह से महज एक वोट से हार गए थे, और उसके बाद की सियासत राजस्थान में जो भी राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं उनको बखूबी पता है क्या होगा। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव कल है। हरियाणा सरकार का वोटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला। राजस्थान में वोटिंग के कारण कल हरियाणा में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थान, बोर्ड निगम में कार्यरत उन कर्मचारियों को लेटर जारी किया है जो राजस्थान के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इन कर्मचारियों के कल सवैतनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। सवैतनिक मतलब कि आप छुट्टी पर रहिए, सरकार आपको वेतन देगी। लेकिन छुट्टी पर क्यों रहना है? आपको राजस्थान में आकर अपने पोलिंग बूथ पर, जहां के आप वोटर हैं, वहां आकर आपको वोट डालना पड़ेगा। राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं हरियाणा के रेवाड़ी, नूहू, नारनौल, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और पलवल जिले। और शायद यह अमूमन पहली बार हो रहा है जब एक राज्य के अंदर चुनाव है और दूसरे राज्य के अंदर छुट्टी दी जा रही है, और वो भी सहवैतनिक छुट्टी दी जा रही है कि आप पड़ोसी राज्य के अगर रहने वाले हैं, वहां के बाशिंदे हैं, वहां के वोटर हैं, और वहां चुनाव है और आपको सरकार चुननी है, तो फिर वहां जाइए, सहवैतनिक जाइए। सरकार आपका वेतन नहीं काटेगी, आपको छुट्टी देगी। वहां जाकर अपने प्रत्याशी को जिताइए, अपने प्रत्याशी जिसको आप चाहते हैं उसको वोट डालिए। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव में इससे बड़ा उत्सव कुछ नहीं कि आप अपने एक वोट के जरिए सत्ता को बना भी सकते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को बाहर कर भी सकते हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी। कल होने वाले मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी और कहा कि मतदान की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। प्रदेश के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि बाहरी राज्य से आने वाले कोई भी वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। कब तक नहीं दी जाएगी? जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। मसलन अगर कोई इलाज कराने आ रहा है, इमरजेंसी है, तो यकीनन उसके लिए बॉर्डर को खोला जाएगा, लेकिन वैसे बॉर्डर सील रहेगा। प्रत्याशियों को 3 वाहनों की अनुमति दी गई है। प्रदेशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें। वोटर गाइड और वोटर पर्ची घर घर देने का काम 99% पूरा हो चुका है। हम इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे और इस 99% को कहेंगे कि लगभग 100% काम उन्होंने पूरा किया। हर बूथ पर एक बीएलओ मौजूद रहेगा। मतदाता घर बैठे ही वोटर हेल्पलाइन ऐप से मदद ले सकते हैं। मतदाता को अपना वोटर आईडी कार्ड साथ लाना आवश्यक है। अब इसमें 12 दस्तावेज हैं, उनमें से आपको जो मन में आए डॉक्यूमेंट लाइए, लेकिन वोट आपको करना है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचेंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र मतदान के लिए जरूरी है, और ये 12 ऐसे आपके पहचान पत्र हैं जिनमें से अगर एक भी आपके पास है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। वही राज्य भर से वो तस्वीरें आई जो सुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि मतदान दलों की रवानगी अब दिखाई देने लगी। राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र शेरगांव के लिए जो मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले कर्मचारी हैं वो वहां पहुंच गए।
नवीन भवन विद्यालय से प्रशिक्षण के बाद वो सबसे पहले रवाना हुए। गुरु शिखर से करीब 17 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान दल शेरगांव पहुंचा, जहां पर महज 118 मतदाता हैं, लेकिन वो 118 मतदाता बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए इतना लंबा सफर करके वहां पोलिंग बूथ तैयार किया गया ताकि 118 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। निर्वाचन विभाग की तरफ से पहली बार बनाया गया है शेरगांव में मतदान केंद्र। उससे पूर्व शेरगांव के वोटर्स को पैदल चलना पड़ता था, और पैदल कितना चलना पड़ता था? 10 किलोमीटर के आसपास पैदल चलते थे। उतरज एक जगह है, वहां पोलिंग बूथ होता था, वहां उनको आना पड़ता था और वहां आकर वोट कास्ट करना पड़ता था। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे थे जो 10 किलोमीटर ना चलने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर पाते थे। ट्रैकिंग के लिए भी दल रवाना हो गया है। वहीं दिव्यांग मतदान केंद्र के मतदान दल को प्रोत्साहन मिला है। अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। और मतदान दल से अलग बात करते हैं उस टनल की, जिसमें मजदूर फंसे हुए हैं। 13 दिन हो चले हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार गंभीर बने हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को खास निर्देश दिए गए हैं। धामी से फोन पर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लगातार ली जा रही है। साथ ही श्रमिक टनल से बाहर निकलेंगे तो उनके स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सीय देखभाल पर भी विशेष ध्यान के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने मजदूरों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में भी पूछा है कि भाई वो 13 दिन से अंदर हैं, अंदर सूरज की रोशनी नहीं है, अंदर पानी टपक रहा होगा, अंदर ह्यूमिडिटी होगी, ऐसे में उनको अंदर क्या दिया जा सकता है? जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि वो 13 दिन से अंदर है, अंदर के वातावरण में और उत्तराखंड के बाहर के वातावरण में दिन रात का अंदर आ चुका है। ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि अगर टनल तक सहायता पहुंच भी गई तो उनको तुरंत बाहर निकाल लिया जाएगा, नहीं। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद डॉक्टर्स की सलाह के बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। जो अंतिम खबर थी उसके मुताबिक 16 मीटर के आसपास टनल में पाइप को डालना भी बाकी है, और जैसे ही ये काम पूरा होगा उसके बाद वो सुखद खबर सभी के सामने आएगी, जिसमें हमारे 41 मजदूर भाई वापस अपनों के बीच में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि हम फंसे जरूर हैं लेकिन हमें निकालने वाले जरूर आएंगे। और बात करते हैं सीएम सिद्धारमैया का पूर्ववर्ती येदियुरप्पा सरकार पर तंज की। दरअसल सीएम येदियुरप्पा सिद्धारमैया ने कहा कि सरकारी लोगों के खिलाफ जांच के लिए सरकारी अनुमति जरूरी है। 2019 में एमएलए डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच की अनुमति दी गई। जांच को विधानसभा अध्यक्ष से कानूनी मंजूरी मिलनी चाहिए थी, फिर मुख्यमंत्री को जांच का आदेश देना चाहिए था। येदियुरप्पा ने स्पीकर से अनुमति लिए बिना ही मौखिक निर्देश कर दिए गए। महाधिवक्ता की राय पर विचार किए बिना मौखिक निर्देश दिए गए। येदियुरप्पा ने मौखिक रूप से मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे और मौखिक आदेश पर मुख्य सचिव ने सीबीआई जांच हाथ में ले ली थी। लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार में कोई भी काम हो, वो बिना डॉक्यूमेंट के, बिना लिखित के मुमकिन ही नहीं। और मौखिक अगर कोई काम हो रहा है तो वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से संवैधानिक नहीं। किसान आंदोलन ने ट्रेनों के पहिए रोक दिए। बीच रास्ते में अटकी पूजा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12413 अजमेर जम्मूवती कल अजमेर से रवाना हुई थी। रात भर ट्रेन को लुधियाना जालंधर के बीच में रोका गया। वहीं सुबह होते ही परिवर्तित मार्ग से ये ट्रेन कपूरथला पहुंची, लेकिन इसके अंदर जो सवारी सफर कर रही थी उनका अंग्रेजी में सफर खत्म हुआ नहीं। वो भी परेशान है वहां, और वो कपूरथला में जाकर फिर फंस गए। ट्रेन के यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में एनडब्ल्यूआर से मदद की गुहार लगाई गई है। नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे एनडब्ल्यूआर के अधिकारियों की कोशिश, कैसे भी पैसेंजर जम्मूवती तक पहुंचे। लेकिन समस्या क्या है जरा समझिए। कोई अपने छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहा होगा, कोई अपने बुजुर्गों के साथ सफर कर रहा होगा, कोई अपने परिवार के साथ सफर कर रहा होगा,
किसी का जम्मूवती पहुंचना बेहद जरूरी होगा, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं। फिक्र इस बात की भी नहीं है कि जो अंदर सवार हैं, क्या उनको भोजन उपलब्ध हो रहा है, क्या उनकी व्यवस्थाओं को समझा जा रहा है। कम से कम अगर वो फंसे हैं तो उनको इतनी सहूलियत तो दी जाए कि उनको लगे कि हाँ, रेलवे हमारे साथ है, और अगर हमने रेलवे के सफर को चुना है तो हर मुसीबत में रेलवे हमारे साथ खड़ी रहेगी। सवाल एक और है, क्या रेलवे को अंदाजा नहीं था, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को वहां अंदाजा नहीं था कि किसान की मूवमेंट क्या होने वाली है, किस ट्रैक को जाम करने वाले हैं। अगर ये ट्रैक जाम होने वाला है तो ट्रेन को कम से कम पहले स्टेशन पर रोका जाए, वहां से उन पैसेंजर को जम्मूवती पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सवारी फंसे हुए हैं, किसान अपनी मांगों के साथ ट्रैक को रोककर बैठे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल है और कल शाम चुनाव प्रचार थमने के बाद आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया, या कहें कि घर के दर पर दर दर नजर आ रहे हैं वो प्रत्याशी जिनको उस दर से वोट चाहिए। प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से वोट का समर्थन मांग रहे हैं, और ये शायद 5 साल में एक बार ही होता है कि जब एक प्रत्याशी अपने मतदाता के बीच हर घर तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश करता है, हर घर में मुखिया के सामने हाथ जोड़कर वोट की विनती करता है। उसके अलावा तो फिर वोटर्स ही विधायक साहब के वहां घूम रहे होते हैं कि साहब आपने ये कहा था, ये काम करा दीजिए, और कोई मिलने का वक्त मांग रहा हो। दोनों ही प्रमुख दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। बड़ी संख्या में चुनावी सभाओं के बाद जगह जगह रोड शो हुए। अगर बीजेपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अनेक नेताओं ने ताकत छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दिन में 14 सभाएं की, 2 रोड शो किए और 1 देव दर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 दिन में 11 सभाएं की, 3 रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 दिन में 10 सभाएं और 2 रोड शो किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिन में 6 सभाएं और 1 रोड शो किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8 दिन में 15 सभाएं, 3 रोड शो किया, जमकर प्रचार किया। वहीं वसुंधरा राजे ने 45 चुनावी सभाएं कर 50 विधानसभा सीटों को सीधे सीधे साधने की कोशिश की। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद राज्य की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू होगी, या कहीं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस दौरान फर्स्ट इंडिया आपके साथ लगातार बना रहेगा। पहली वोटिंग से लेकर अंतिम मतदान तक हम आपको हर अपडेट देंगे। हम बार बार आपसे अपील करेंगे कि आपको मतदान करना है, क्योंकि ये मतदान ही आपका वो हथियार है जिसके जरिए आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचेंगे। शांतिपूर्वक वोटिंग के लिए राज्य में 1,02,000 सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। जांच निगरानी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 3 फ्लाइंग स्क्वाड होंगे, 3 एसएसटी दल तैनात किए गए हैं। वहीं मतदान के लिए आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई। इस बार ऐसे भी बूथ हैं जहां एक परिवार या फिर गांव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, जिनको राहत नहीं मिल रही है, लगातार राहत नहीं मिल रही। दिल्ली शराब नीति मामले में राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे। 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। वहीं प्रदेश में जरा सोचिए, वोटिंग खत्म होगी, सियासी मौसम को समझने की बात हो रही होगी, लेकिन मौसम बदलता दिखाई देगा। प्रदेश में 26 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिम जिलों में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान कहीं कहीं तेज बारिश होगी, तो कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरते नजर आएंगे, तो कहीं तेज आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से जिले हो सकते हैं। चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली,
यहां के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज बारिश और ओलों के साथ 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने विक्षोभ के कारण प्रदेश के 22 जिलों में बारिश की संभावना भी जताई। सिस्टम से उदयपुर संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने के आसार बने हुए हैं। 27 नवंबर को कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 28 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो सर्दी है उस सर्दी में और सर्दी का एहसास होता आपको दिखाई देगा। वहीं मतदान दिवस पर पुरातत्व विभाग ने अवकाश घोषित किया है। अब कल बंद रहेंगे प्रदेश के स्मारक और संग्रहालय। सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बाद स्मारक और संग्रहालय बंद रखने का फैसला किया गया। अब स्मारक और संग्रहालयों में नहीं होगी कल पर्यटन गतिविधियां, और ये इसलिए जरूरी है कि सब कल सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। न सिर्फ खुद वोट करने जाएं, बल्कि जो वोट करने नहीं जा रहे हैं किसी भी बहाने के लिए, उनको भी कहें कि चलिए 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, आप वोट डालकर आइए, अपने विधायक को चुनिए, अपनी सरकार को चुनिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास 5 साल कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं अपने विधायक को बदलने का, अपनी सरकार को हटाने का, या अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को विधानसभा पहुंचाने का। किसानों की किस्मत चमका रहा अलवर का लाल प्याज। इलाके में बड़ी मात्रा में लाल प्याज की खेती हो रही है। लाल प्याज की बढ़ती डिमांड से देश के कोने कोने में इसकी सप्लाई बढ़ रही है। कभी कभी नुकसान के बावजूद लाल प्याज लगातार मुनाफा दे रही है। लाल प्याज की खेती ने क्षेत्र के कई परिवारों को लखपति नहीं करोड़पति बना दिया है। लंबे समय से जुड़े किसान कंपनी की तरह प्याज की खेती का टर्नओवर ले रहे हैं। अब जरा एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। झारखेड़ा के बुल्ला कबास में किसान परिवार 3 महीने में 1 करोड़ की प्याज पैदा करती है। हर साल 80 बीघा जमीन में 60 से 70 बीघा पर अकेले प्याज की बुआई होती है। कभी छोटा मोटा घाटा होता है तो कभी छप्पर फाड़कर मुनाफा।